और फिर जब मैंने देखा मैंने कहा ज़्यादा है मैंने लग रहा होगा मैं जो भी हो यार मतलब इतने गुड वो है मॉर्निंग। सुबह-सुबह
भैया हैं Good तो morning, नमाज पढ़ने भी students. कभी कभी Let's मुश्किल wait for हो one more minute for the others and then we'll start, okay? There are only 4 students in class. थोड़ा सा और wait करते हैं फिर start करते हैं. Okay, so I hope you can see my screen now. Let's start from the next point where we discussed yesterday. आज आप लोगों का एग्जाम है रीअपियर का, तो इसलिए शायद स्टूडेंट्स कम है क्लास में. I hope I am audible to everybody. Can somebody give me a confirmation that you can listen to me? Hello everyone. Uday, Rudraksh, Sanjay, can you hear me? Shall I start now? Okay, so we were discussing determinants of dividend policy yesterday, and we will just complete these determinants quickly as soon as possible. So we were discussing several points, and those points basically are the factors which we should consider before framing or drafting or finalizing the dividend policy for our organization. So we were discussing change in the government policy. This point we already discussed, and as we discussed at this particular point, whenever there are changes in the government policies, like government time, from time to time, it controls everything. So it controls the way the dividend should be paid, or maybe the government intervenes when there are organizations which adopt certain policies which are like no dividend policy or something like that. तो उनके right को safeguard करने के लिए government इंटरफेयर करती है उसमें कंट्रोल करने के लिए, सो दैट दे कैन गेट दी डिविडेंड पॉलिसी रिन्यूड और पुट द डिविडेंड पॉलिसी इन सच अ वे कि एटलीस्ट शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न्स मिलते रहें. तो गवर्नमेंट पॉलिसी के में कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं रिलेटेड टू डिविडेंड एंड ऑल, या किसी और चीज़ के से रिलेटेड भी कुछ पॉलिसी में चेंजेस गवर्नमेंट देती है और उसका इम्पैक्ट हमारी डिविडेंड पॉलिसी पे पड़ता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी अपना पॉलिसी को रखना पड़ता है. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज टू बी कंसिडर्ड वाइल फ्रेमिंग द डिविडेंड पॉलिसी. विनीत, म्यूट योरसेल्फ बेटे. ओके, देन प्रॉफिटेबिलिटी हमको नेक्स्ट डिस्कस करना है. प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत ही क्लियर है पॉइंट ये कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा डिविडेंड हम लोग दे सकते हैं. कंपनी के पास ऑप्शन है. कम अगर प्रॉफिटेबिलिटी किसी रिस्पेक्टिव ईयर में, या हमारी कंपनी उसी स्टेज पे है कि प्रॉफिट बहुत कम हो रहे हैं, तो कम प्रॉफिट है तो हम कुछ उसके हिसाब से डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करेंगे कि हमें थोड़ा कम डिविडेंड देना पड़े, या इरेगुलर डिविडेंड या अनस्टेबल डिविडेंड, कुछ ऐसा पॉलिसी हम स्टेबल ना हो बहुत ज़्यादा, या रेगुलर ना पे करना पड़े, ऐसा कुछ हम देखेंगे. The profitability of a firm is reflected in net profit ratio, current ratio and the ratio of the profit to total assets. कि मतलब total ratio of the profit to total assets का मतलब वो total assets सपोज हमारे 1 करोड़ रुपीस के हैं और उसका हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो रेशो सपोज 10% का हुआ. सो 10:1 का हमारा रेशो हो गया कि प्रॉफिट हमारा 1% है या 10% है, वटेवर 1/10 है. वो रेशो के हिसाब से भी एट टाइम्स वी डिसाइड दैट व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द डिविडेंड
ratio or dividend percentage or the amount of total profitability divided by the number of shares, we can calculate that way also EPS. But it depends on the profit also sometime, that if we have high profit then we are in a situation to pay the high dividends also. A highly profitable company generally pays higher dividends. एक जेनरिक मैनर में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नॉर्मल सा फंडा है जो कंपनीज फॉलो करती हैं कि हाई प्रॉफिट होगा तो ही हाई डिविडेंड दे पाती हैं, एंड द कंपनी विद लेस और नो प्रॉफिट्स विल अडॉप्ट अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी टू सर्टेन एक्सटेंट कैन बी नो डिविडेंड पॉलिसी और लिटिल बिट ऑफ द अनस्टेबल और द इरेगुलर पॉलिसी. वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे सर्कमस्टेंस पर डिपेंड करेगा. हमारे इन द सेंस कि हमारी कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी की, उस कंपनी के पर्टिकुलरली सर्कमस्टेंसेस किस तरह के हैं कि नो प्रॉफिट भी है तो वो कितने टाइम तक नो प्रॉफिट रहेगा. इट इज़ ओनली फॉर 1 year और इट विल बी टेकिंग मोर ईयर्स, so then we will see no dividend or irregular, whatever suits better. Next is taxation policy. So taxation policy, the corporate taxes will affect dividend policy. Corporate taxes, जो भी taxes होते हैं, जो भी taxes which are paid by the basically those taxes which are paid by the corporate to the government are corporate taxes basically, because so there are so many types of taxes which otherwise human beings or the other individual, the citizens of the country also pay. उसको इनकम टैक्स बोलते हैं. जैसे कि हम एज एन इंडिविजुअल जो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, या हमें जो इनकम आफ्टर टैक्स जो भी हम अर्न करते हैं, सैलरीज एंड एवरीथिंग, आप देखेंगे बाद में जाके एज पर दी टैक्सेशन लॉ जो भी हमारा टैक्स बनता है वो कंपनी हमको डिडक्ट करने के बाद ही देगी. इवन हम कहें भी कि हम अपना टैक्स खुद पे करेंगे या खुद आप हमें पूरी सैलरी दीजिए तो हम खुद अपना टैक्स पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा. एवरी कंपनी इज बाउंड टू एक्चुअली डिडक्ट द टैक्स फर्स्ट जो आपका बनता है और फिर आपको सैलरी देते हैं. तो वो जो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल्स पे या सिटीजन्स पे वो इनकम टैक्स हो गया. इन द सेम फैशन कुछ जो टैक्सेस हैं वो कॉर्पोरेट्स पे भी लेविड होते हैं, जो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ फर्म्स या कंपनीज के लिए बनाए हैं और वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होते हैं. तो दोज आर कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्सेस. कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो किस तरह का गवर्नमेंट की पॉलिसी कॉर्पोरेट टैक्स की चल रही है. बहुत ज़्यादा टैक्सेस अगर हैं जो कंपनी से चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट, या कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री जिसपे कि कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत ज़्यादा कंपनी ने लेविट किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली हम जो है टैक्सेस का जो जैसे प्रॉफिट का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप था डिविडेंड पे कि ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड. कॉर्पोरेट का थोड़ा ऑपोजिट रिलेशनशिप रहेगा. वो टैक्सेस कॉर्पोरेट टैक्सेस का थोड़ा ज़्यादा ऑपोजिट रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे तो हमारे पास पैसा कम बच जाएगा डिविडेंड देने के लिए. तो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्सेस विल इफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. द टैक्सेस डायरेक्टली रिड्यूस द रेजिडुअल अर्निंग्स आफ्टर tax available for the shareholder. Sometimes it happens that जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट में पढ़ा था EBIT इनकम जो होती है हमारी या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डर्स को हमें पे कर दिया, उसके बाद हमको टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं. तो वो अमाउंट गवर्नमेंट को जो जा रहा है अगर वो अमाउंट कम होगा तो बैलेंस जो बच जाएगा अर्निंग्स जो हमें शेयर होल्डर्स को देनी है वो ज़्यादा होगी. और अगर टैक्सेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज पे अवेलेबल होंगे एप्लीकेबल होंगे अगर, तो बेसिकली वो हमको हमारे लिए अर्निंग्स कम अमाउंट ऑफ अर्निंग्स छोड़ेंगे जिससे कि हम डिविडेंड को पे कर पाएंगे. So most of the times the taxation policy has the indirect or direct you can say inverse relationship कि डायरेक्टली डिविडेंड पॉलिसी पे इनडायरेक्टली डिविडेंड पॉलिसी पे वो इफेक्ट कर सकती है. बट जनरली जितना ज़्यादा टैक्सेस रिड्यूस होंगे उतना ज़्यादा डिविडेंड हम दे पाएंगे. जितना टैक्सेस ज़्यादा होंगे उतना ही डिविडेंड के लिए हमारे पास पैसा कम बचेगा. Next is trends of profit.
Even if the company has been profitable over the years, the trend should be properly analyzed to find the average earnings of the company. Sometimes it happens that we just think normally या generally हम generic manner में देख लेते हैं कि हमारी कंपनी तो बहुत years and years से बहुत ज़्यादा profit earn कर रही है, तो we are in like profits now. जैसे कि बहुत बड़ी MNCs हैं, कुछ टाटा की बात करें या ये बहुत बड़ी कंपनीज जो 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 भी IT की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें कई हज़ार लोग काम करते हैं इकट्ठे, इन्फोसिस हो गया एंड ऑल, तो ये कंपनीज व्हाट दे डू इज that they know and they declare their profits also. Even न्यूज़ में भी रहता है कि इस क्वार्टर में इतने हजार करोड़ रुपया इन्होंने अर्न किया, इस क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 2 में इतना हजार करोड़ रुपया अर्न किया. So they generally think that okay, we are earning and the profits are more or less every quarter or every year they are earning huge profits. तो वो ईयर्स एंड ईयर्स से ओवर द ईयर्स वो उनका एक ट्रेंड ही बन गया है कि उन्हें प्रॉफिट जो है वो अर्न होता ही है. बट बिफोर प्रोवाइडिंग ए डिविडेंड, क्योंकि जब अगर ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तो उसका मतलब ह्यूज कैपिटल भी लगा होगा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी लगा होगा. ऐसा तो नहीं है कि 2-4 करोड़ रुपए में कंपनी चल रही है व्हेन इट इज अर्निंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन जस्ट वन क्वार्टर, तो वो उनका कैपिटल भी ह्यूज होगा उस हिसाब से ही. तो हमें इस तरह से प्रॉफिट्स को नहीं देखना चाहिए कि हम एवरी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स को अर्न कर रहे हैं तो डिविडेंड हम हाई पे कर देंगे. बट वी शुड एनालाइज बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, वी शुड एनालाइज द ट्रेंड कि इस ईयर में ऑन एन एवरेज हमारा एक्चुअल में कितना प्रॉफिट रहेगा. और कैलकुलेटिव हमें हर तरह से रहना चाहिए, चाहे हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हो या बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल लेवल पे भी अगर हम काम कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली कैपिटल भी तो कम ही लगा होगा. और उसी हिसाब से अगर हम बहुत ही किसी एक लार्ज फर्म की बात करें, लार्ज कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कैपिटल प्रोपोर्शनेटली बहुत हाई लगा होगा, और जब हाई लगा होगा तो डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा हाई होगा. ऑब्वियसली वो भी कई हज़ार करोड़ में ही जाएगा. इट्स नॉट दैट कि हमने 2-4 करोड़ का डिविडेंड दे दिया और जो हमारा प्रॉफिट है वो कई थाउजेंड करोड़ में आ रहा है. इट विल नॉट बी दैट वे. सो प्रोपोर्शनेटली दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, नो मैटर एट व्हाट यू कैन से स्टेज ऑफ द ग्रोथ फॉर द कंपनी वी हैव, और वॉट एवर ओवर द ईयर्स हमने प्रॉफिट अर्न किया हो, हमें वो नहीं देखना चाहिए. हमें किसी भी रिस्पेक्टिव ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं या एवरेज अर्निंग एटलीस्ट हमको निकाल लेनी चाहिए कि 10 साल में हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया इन टोटल, तो 10 साल में ऑन एन एवरेज हमने डिविडेंड 9 साल में पिछले इतना दिया है, इस साल में इतना ही बनता है. मे बी कम भी बन सकता है, मे बी ज़्यादा भी बन सकता है, बट वी शुड बी स्टडिंग इट प्रॉपरली एंड एनालाइजिंग कि हमारी एवरेज अर्निंग्स कितनी हो रही हैं, जो कि एवरेज का मतलब एक साल में ऑन एन एवरेज कितनी पड़ रही है हमको अर्निंग्स, कि हम ईयर ऑन ईयर इतना अर्न कर रहे हैं, rather than going with the past data. So this average number should be then studied in relationship to the general economic conditions. हमारी otherwise भी सिर्फ प्रॉफिट नहीं, उसके बाद जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी कंपनी की कैसी है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है. ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल कुछ चांसेस ही नहीं है, या इस ईयर में हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट इसलिए हो गए क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स थे, मे बी नेक्स्ट ईयर हमारा उतना अच्छा प्लान ना हो तो नेक्स्ट ईयर तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाए. सो वो ऑल सब इकोनॉमिक कंडीशंस वी शुड देन स्टडी after analyzing that what amount of earnings we have earned in any respective year. This will help us in opting for the conservative policy if a depression is approaching. Depression means यहाँ पर recession or that particular situation wherein we just think that things are not up to the mark or right in a right situation, then we should be thinking that okay, we can go for the irregular or maybe no dividend kind of a policy if required, मे बी ओवर द नेक्स्ट ईयर्स. और अगर इस ईयर में हमारे पास कैपेबिलिटी है, वी शुड ऑलवेज बी मेंटेनिंग टू प्रोवाइड द डिविडेंड टू द शेयरहोल्डर्स इन टाइम एंड एटलीस्ट some dividend should be given to them year on year. Next is liquidity. Liquidity has a direct relationship with the dividend policy. Liquidity का मतलब है कि कंपनी के पास कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश है. लिक्विड का मतलब होता है कैश फ्लोट कितना कर रहा है अपने बिजनेस में. हो सकता है बिजनेस के पास बहुत सारी लैंड हो, बहुत सारी बिल्डिंग्स हो, बहुत सारी मशीनरीज हो जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिनकी वैल्यू मतलब वो एसेट्स हैं, एक तरह से कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो लॉन्ग टाइम तक कंपनी को बिजनेस भी देने वाले हैं. बिजनेस इन द सेंस अर्निंग्स कुछ ना कुछ अर्न करके देंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट ही हो, या कुछ इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने मशीनरी में किया तो वो कुछ हमें प्रोडक्शन में अच्छा करके दे रही है, कुछ भी हो सकता है. बट वो जो अमाउंट हमारा फिक्स एसेट्स में
ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अमाउंट से हम डिविडेंड नहीं पे कर सकते। क्यों? क्योंकि अब हम डिविडेंड पे करने के लिए कोई अपना लैंड तो बेचेंगे नहीं पहले। सो दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट इज नॉट लिक्विड मनी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है हमारे पास इन हैंड कितना पैसा है, चाहे वो हमारे बैंक में पड़ा हो, बट इन हैंड ऐसा इस फॉर्म में कितना पैसा है जो कि हम यूज कर सकते हैं हमारी रूटीन काम में। कि अब रूटीन काम में एक डिविडेंड भी हमने एनुअल एक्टिविटी बना ली कि ये भी हमारा रूटीन एक्टिविटी है। तो अगर हमारे पास लिक्विडिटी है ज़्यादा, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए कि ज़्यादा होगा लिक्विडिटी तो ही हम डिविडेंड पे कर पाएंगे। कम लिक्विडिटी है तो हम डिविडेंड चाह कर भी नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट्स को तो नहीं बेचेंगे डिविडेंड के लिए, या फिक्स्ड एसेट्स को ख़त्म नहीं करेंगे, या फिक्स्ड एसेट्स को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे पैसे में, फर्स्ट कैश में या किसी भी लिक्विड फॉर्म में, और फिर हम उनको दें। ऐसा नहीं कर सकते। Liquidity has a direct relationship with the dividend policy, but if a firm has a strong liquidity and enough cash for its working capital, it can afford to pay higher dividend. देखिए वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है ना, फोर्थ यूनिट जो है हमारे सिलेबस में, वो वर्किंग कैपिटल से ही रिलेटेड है। तो वर्किंग कैपिटल में हम छोटी बड़ी जो भी चीज़ रिलेटेड है डे टू डे रूटीन ऑपरेशन से, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसमें। क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे हैं या हमने जितने भी सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़े हैं, कुछ भी किया, वो सब हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे थे। कैपिटल बजटिंग भी हमने पढ़ा, जो भी कुछ हमने पढ़ा दैट वाज ऑल फॉर लॉन्ग टर्म थिंग। शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो वर्किंग कैपिटल ही हमको बताएगा, जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो समझ में आ पाएगा। लिक्विडिटी, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग कैपिटल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो अमाउंट या लिक्विड कैश जो हमारे पास रहता है बिजनेस में इन रूटीन ऑपरेशंस, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हमने अभी तक पढ़ा है, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रेफरेंस कैप्चर कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ये सब कुछ हम बार बार पढ़े जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट वर्किंग कैपिटल, and that is the long term capital which is invested in the company for the long term, in order to meet the long term expenses of the company also. But out of that there is some amount you can say which we fix for the working capital also. तो वही अमाउंट में से हमें लिक्विड जो है डिविडेंड के लिए भी पैसा निकालना होता है। कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट बेसिकली होता है कि हमारे पास कितना लिक्विड फॉर्म में पैसा पड़ा हुआ है, जो कि चाहे हमारे बैंक में ही पड़ा हो, चाहे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमारे बिजनेस में हो, या इजीली हम उसको कन्वर्ट कर सकें इमीडिएटली इन कैश व्हेनेवर वी वांट। जैसे कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स बेच के रखे हैं, अभी तक हमारे पास पैसा आया नहीं है, हमने बोरो वो एज एन उनको रेंट क्रेडिट पर दे दिया था, कुछ अपना अमाउंट बेच दिया था, और हमने बोला था ठीक है हम उसको आपसे 1 मंथ या 2 मंथ के बाद पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से एक ऐसा ही एसेट है। क्रेडिटर्स भी एक ऐसे हमारे पास बेसिकली डेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ऐसे एसेट हैं कि हमारे पास पैसा आने वाला है आज कल में, या मे बी इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो आ ही सकता है। तो वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होती हैं सारी चीज़ें। तो मोर लिक्विडिटी, मोर डिविडेंड prospects to be distributed, less liquidity, less prospects for the dividend policy. ठीक है, so firm with the less liquidity will choose a conservative dividend policy. हर पॉइंट में जहाँ पर कि lesser है chances टू गो फॉर द डिविडेंड पॉलिसी, वहां पर हमने ये दिखाया है कि हम फिर कंजर्वेटिव पॉलिसी चूज करेंगे। कंजर्वेटिव हो जाएंगे यानी कि डिविडेंड को उतना इजीली या ओपनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं, या चूज नहीं करेंगे कि करेंगे हम। Legal rules. Now next point is legal rules. Legal rules के there are certain legal restrictions on the companies for dividend payment. It is legal to pay dividend only if the capital is not reduced post payment. These rules are in place to protect the creditor's interest. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। गवर्नमेंट ने एक ये भी रूल रख दिया है कि आप डिविडेंड तब नहीं देंगे, उस सिचुएशन में नहीं देंगे कि अगर आपकी कैपिटल पुराने वाले ईयर की कैपिटल से कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी कैपिटल का पैसा कम करके डिविडेंड पे करेंगे। यानी कि मेरे बिजनेस में सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक फाइनेंशियल मैनेजर है, उसकी बिजनेस में, उसके कंपनी में या बिजनेस में सपोज 10 करोड़ का अभी तक कैपिटल लगा हुआ था। 10 करोड़ में हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 करोड़ शेयर कैपिटल से आया, 5 करोड़ डिवेंचर से आया, जैसे भी आया, तो जरूर अब उसको डिविडेंड पे करना है सपोज शेयर होल्डर्स पे या कुछ भी। तो उसने सोचा कि 10 करोड़ पे सपोज हम 10 लाख देते हैं या जितना भी उनका बन पाता है
अर्निंग्स के हिसाब से। तो उन्होंने वो डिसाइड किया कि हम 10% देंगे, 5% देंगे। लेकिन उस 10% को देने के लिए ऐसा नहीं हो कि कंपनी 10 करोड़ की जगह 9 करोड़ पे आ जाए या 9.5 करोड़ पे आ जाए। कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। तो ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट ने ही लगाई हुई हैं कि तुम अपनी कैपिटल को कम करके, जो एक्चुअल तुम्हारी डिप्लॉयड कैपिटल है उसको कम करके डिविडेंड नहीं दोगे। मीन्स आउट ऑफ कैपिटल यू विल नॉट पे द डिविडेंड ऑब्वियसली, क्योंकि उससे तो कंपनी को बहुत ह्यूज लॉस होगा। कंपनी ने कैपिटल रेज किया हुआ है, उसके ऊपर वो पैसा भी दे रही है, इंटरेस्ट भी दे रही है या डिविडेंड भी जो दे रही है। तो डिविडेंड देने का, कैपिटल कम करके डिविडेंड देने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सपोज शेयर होल्डर्स के प्रिंसिपल अमाउंट को से आपने उसको डिविडेंड दिया है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी विल देन बी वेरी एट अ लॉस वेरी मच, मे बी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बैंकरप्ट भी हो सकती है अगर ये एक्टिविटी कई सालों तक कंटिन्यू कंपनी करती रहे, कि कैपिटल को कम करती रहेगी और डिविडेंड देती रहेगी, तो वो लॉसेस में जाएगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल को कम करने का मतलब है कंपनी अपने पॉकेट से वो प्रिंसिपल अमाउंट तो उसने देना ही है वापस, जितना भी इन्वेस्टर्स से लिया हुआ है, डिबेंचर से लिया हुआ है या कभी शेयर होल्डर्स को भी देगी, कभी तो देगी ही। तो उसी को अगर कम करके डिविडेंड पे करते जा रहे हो तो फिर एंड में ऑब्वियसली बैंकरप्ट होना ही पड़ेगा। पैसा एक टाइम पे बिल्कुल नहीं बचेगा और प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इससे बेटर है कि डिविडेंड रोक लो, एटलीस्ट सेफर सिचुएशन पे रहेंगे। ये लीगल रिस्ट्रिक्शन जनरली गवर्नमेंट बनाती ही है ताकि सभी कंपनीज इस तरह से काम करें कि अपना कैपिटल को रीपे करके डिविडेंड या इंटरेस्ट ना पे करती रहे। ये वो वाली बात हो गई कि किसी एक एम्प्लॉय, किसी एक पर्सन से, सपोज हमने रियल लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें कि हमने किसी से उधार लिया हुआ है और उसको इंटरेस्ट देने के चक्कर में हम अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं कि हम प्रिंसिपल भी देने के लायक ही नहीं बच रहे। So that is the situation कि legal rules इस तरीके से बने। There are certain legal restrictions by the government on the companies for the dividend policy or the dividend payment. It is legal to pay dividend only if the capital is not reduced. पैसा पे करने के बाद, डिविडेंड पे करने के बाद तुम्हारी कैपिटल कम ना हो जाए। दीज रूल्स आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द क्रेडिटर्स इंटरेस्ट। क्रेडिटर्स इंटरेस्ट का मतलब है जो लोग हमारे इसमें आकर हमें क्रेडिट देना चाह रहे हैं, कुछ लोग हम मार्केट में कहीं पर कुछ चीज़ें क्रेडिट पे उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल का पैसा हमको सपोज 2 महीने बाद पे कर सकते हैं, कुछ उधार हमें भी मार्केट से मिल पा रहा है, दोज आर ऑल क्रेडिटर्स। Next is growth. Companies with a higher rate of growth, as reflected in their annual sales growth, a ratio of retained earnings to equity and return on net worth, prefer high dividends payout to keep their investors happy. जब जैसे मैंने हमें इनकम स्टेटमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था लिवरेज में भी और अदरवाइज भी, उसके बाद भी तो टॉपिक्स में मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि ईबीआईटी क्या है एंड ऑल दैट। तो उसमें बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी ही मैंने कि ईबीआईटी में हमने इंटरेस्ट और अभी टैक्सेस को लेस करना होता है, यानी कि हमें पे करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बैंक्स, जो भी कुछ हमारा लाइबिलिटी बनती है देने का वो देंगे हम अभी ईबीआईटी में से अपना जो भी अर्निंग्स है। और उसके बाद हम गवर्नमेंट को जो भी हमारे कॉर्पोरेट टैक्सेस हमारे ऊपर लेवी होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हम वो देंगे। उसके बाद जितना भी पैसा बच जाता है, अगर हमारे पास फर्दर इन्वेस्टमेंट का प्लान कुछ नहीं है, एक्सपेंशन का कुछ प्लान नहीं है और हम कोई रिटेन नहीं करना चाहते हैं पैसे को एज प्रॉफिट फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए ऑफ कोर्स बचा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमने बहुत सारा पैसा अगर नहीं सेव करना इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तो टोटल पैसा फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। रेफरेंस को चला जाएगा उनका फिक्स्ड वाला और उसके बाद जो बचेगा वो सारा डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स से, ताकि हर इक्विटी शेयर होल्डर को बराबर का पैसा मिले, जिसके पास जितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली उसको बराबर का पैसा मिल जाए। तो ग्रोथ का मतलब ये है कि जो कंपनी एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है और हायर रिटर्न्स उसने ले लिए, एनुअल सेल्स कंपनी की जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करी है, सेल्स रेशो बहुत ज़्यादा ग्रो करा है या रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। सेल्स का तो मतलब होता है कि सेल्स में भी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, कॉस्ट को लेस करने के बाद हमारा एक्चुअल अर्निंग या रेवेन्यू बनता है। तो ऑब्वियसली अगर सेल्स ज़्यादा होंगी तो रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा, हमारी एक्चुअल अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी। हमारी एक्चुअल अर्निंग्स ज़्यादा हैं और हमने अगर कोई एक पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई हुई कि हम अर्निंग्स का कुछ अमाउंट से 1% और
1:10 का हमने एक रेशियो रख रखा है, सपोज कि हम इतना रिटेन करेंगे फर्दर वर्किंग कैपिटल के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। वो सब करने के बाद जितना भी नेट हमारा पैसा बच जाता है अर्निंग्स, वो सब कुछ हम डिविडेंड को पे कर देते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू कीप आवर इन्वेस्टर्स हैप्पी। ये सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं। शेयर होल्डर्स आर बेसिकली आर ग्रेट इन्वेस्टर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द लॉन्गेस्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे पास लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं। लाइफ लॉन्ग का मतलब हमारी लाइफ लॉन्ग नहीं, बट कंपनी की लाइफ लॉन्ग तक वो रहते हैं। जब तक कंपनी चलती तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस नहीं करते हम, और उनके पैसे को यूज़ कर करके उनको इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड हम देते रहते हैं, सो दैट दे आर हैप्पी। वो हमारे ओनर्स तो लाइफ टाइम बन गए हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कि अगर हम उनको हैप्पी नहीं रखेंगे और डिविडेंड हमेशा डिक्लेयर करते रहेंगे दैट देयर इज नो डिविडेंड नो डिविडेंड, तो फर्दर अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मार्केट में, वही लोग हमारा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ब्रांड नेम खराब कर देंगे, गुडविल खराब कर सकते हैं कि नहीं इस कंपनी में डिविडेंड नहीं मिलता, या रिटर्न्स तो है ही नहीं, या प्रॉफिट तो है ही नहीं, या तो ग्रो तो करती नहीं, ग्रोथ नहीं है इसमें। तो लोग फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उस तरह से लेते हैं कि उनको अनहैप्पी ना करें हम अपने इन्वेस्टर्स को, एंड इन ऑर्डर टू मेक देम हैप्पी क्या एक उनके पास ऑप्शन है टू पे देम दी हाई डिविडेंड्स। डिविडेंड अच्छा पे करेंगे और इन्वेस्टर्स हैप्पी रहेंगे, एंड दे विल डेफिनेटली देन बी helping us for the further investments also if required. Okay, so next is inflation. Inflation क्या होता है? Inflation basically is continuous rise in the prices in the market. मार्केट में किसी वजह से जो है किसी वजह से भी क्या, मे बी एट दी फॉर द रीजन दैट मनी लॉस हो रहा है, वैल्यू लॉस हो रहा है मनी का हमारी किसी रिस्पेक्टिव कंट्री में, या ओवरऑल ग्लोबली ही करेंसी का वैल्यू लेस हो रहा है, तो उस वजह से जो है हर प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का मार्केट में जब पैसे की वैल्यू कम है, तो यानी कि हमें किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वो उससे क्या होता है, more of the prices in the high prices would be there in the market. So inflation मार्केट में रहता है कि मतलब चीज़ें महंगी पे महंगी हो जा रही हैं। आज कोई चीज़ कितने की मिलती है, 2 महीने बाद उसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा, या कंपनी ने नेक्स्ट प्रोडक्ट को लॉन्च किया, नया पैकेट बना दिया कुछ, और उस पर और 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, 20 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, या मतलब दिस आर ऑल इन्फ्लेटरी environments compel companies to retain major part of their earnings and indulge in the lower dividend. तो इसका भी रिलेशन जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है इन्फ्लेशन का, लेकिन क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो डिविडेंड हम कम पे कर पाएंगे, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो अगर कम है तो वाइस वर्सा है, हम डिविडेंड हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा देने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन पढ़िए, इन्फ्लेटरी इन्वायरमेंट्स कंपेल कंपनीज, जो है ये इन्फ्लेशन जो रेट है या इन्फ्लेटरी इन्वायरमेंट एक किसी भी मार्केट में होता है, कंपनी में नहीं होता, मार्केट में होता है। वो कंपनीज को कंपेल करता है कि वो अपना मेजर जो पार्ट है अर्निंग्स का जो कि वो रखते हैं डिविडेंड के लिए, उसको अब वो अपना डिविडेंड में ना बांट के अपने पास रखेंगे। एज द प्राइसेस राइज द कंपनी नीड टू इंक्रीज देयर कैपिटल रिजर्व्स फॉर देयर परचेज एंड अदर एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ प्रोडक्ट जो पैसा बढ़ रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है तो हर चीज़ का पैसा बढ़ रहा है, तो पैसा सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट का नहीं बढ़ेगा। हम अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्शन फैक्ट्री हैं, तो प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो मिनिमम बेसिक चीज़ चाहिए हैं वो सब भी तो महंगी होंगी। जैसे कि प्रोडक्शन करना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। लोगों को आज अगर मार्केट में पैसे, हर चीज़ का पैसा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल का भी पैसा बढ़ेगा। जो लोग हमको आज 10 लाख रुपए में मिल जाते, 10 लाख के पैकेज में मिल रहे थे या 5 लाख के पैकेज में मिल रहे थे, अब वो हमें ज़्यादा पैकेज पे मिलेंगे। मार्केट जैसे ही इन्फ्लेशन होता है तो हर एम्प्लॉयज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में फिर अपना अप्रेजल भी डिमांड करते हैं कि देखिए सर हर चीज़ का पैसा बढ़ रहा है, हमें सैलरीज भी बढ़ के मिलनी चाहिए। तो अब हम एज अ कंपनी अगर इन्फ्लेटरी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें बाहर से अपना अगर ह्यूमन कैपिटल भी कुछ प्रोक्योर करना एक्सपेंशन के लिए, वो भी महंगा आएगा। रॉ मटेरियल कुछ चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो भी महंगा आएगा। या अगर हमने कोई छोटी मोटी मशीनरीज खरीदनी है, तो कोई कहीं पर कुछ एसेट्स में कुछ परचेज करना है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, वो भी महंगा आएगा, क्योंकि प्राइसेस तो ओवरऑल हर चीज़ की बढ़ रही है मार्केट में। तो इन्फ्लेटरी एनवायरनमेंट्स इसलिए हमको ये बाइंड करते हैं कंपनी को, या फोर्स करते हैं कंपनी को टू
pay lesser of the dividend and secure more money for the further investment, so that उनके अपने जो भी रूटीन एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस हैं, जो भी खर्चे हैं वो, क्योंकि अब खर्चे वो महंगे वो हो जाए होने वाले हैं या हो गए हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा रिजर्व रखते हैं कि अच्छा हम पहले कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती थी, अब वो 10 की मिलेगी, तो प्रोपोर्शनेटली हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पूरे साल में रन करने के लिए, अब उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, ज़्यादा पैसा लेस डिविडेंड, सो इन्फ्लेशन का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और डिविडेंड फिर इसका इन्वर्स या डायरेक्ट रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन ऑपोजिट रिलेशनशिप हो जाता है कि हायर inflationary environment या higher inflation rate in the market, then lower dividends company decides, and vice versa. Next is control objectives. The firms aiming for more control in the hands of current shareholders prefer a conservative dividend payout policy. It is imperative to pay fewer dividends to retain more control and earnings in the company. देखिए इस एक लॉजिक समझिए कि अगर हमने रेज नहीं करना, हमें सपोज चाहिए कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए और हम मार्केट में जाके वो पैसा रेज नहीं कर रहे और अपनी अर्निंग्स को रिटेन कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास जो और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ने वाले थे वो अब नहीं बढ़ेंगे। सपोज हमें 50,000 रुपये की ज़रूरत और थी, या 50 लाख रुपए की, 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत और थी, और हमने रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली उतना पैसा अर्न भी किया है, तो रादर कि हम वो पैसे को मार्केट में जाके पब्लिक को ऑफर करें, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको आईपीओ भी बोला जाता है, कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू हम मार्केट में अपने शेयर्स को बेचने के लिए ऑफर निकालें, इनविटेशन दें जनरल पब्लिक को टू इन्वेस्ट, तो उससे क्या होगा, नए लोग आ तो जाएंगे, शायद कैपिटल भी मिल जाए हमको मार्केट से, लेकिन नए शेयर होल्डर्स भी तो आ जाएंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स उतना ज़्यादा हम अपना कंट्रोल जो है दूसरे लोगों को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, मोर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मोर कंट्रोल वी आर गिविंग इट टू द आउटसाइडर्स, और जितना कम शेयर होल्डर्स होंगे उतना कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल इस पावर को, जो कंट्रोलिंग पावर है, मैनेजमेंट को डिसाइड करने का जो पावर है, हम जितना ज़्यादा शेयर होल्डर रख रहे हैं उतना कंट्रोलिंग पावर दूसरों के हाथों में दे रहे हैं, अपने हाथों से वो चीज़ कंट्रोल में जा रही है। जैसे कि अगर हम एक अपनी लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल लें अपनी कंट्री के वोटिंग सिस्टम का, जितने ज़्यादा हमारे पास सिटीजन्स हैं जो वोट करेंगे, उतना ज़्यादा दूसरे लोगों पर हमारा चांसेस हैं कि वो हमें चूज़ ना ही करें, राइट। जितने कम नंबर ऑफ वोटर्स होंगे मे बी उतना कंट्रोल हमारे ऊपर ज़्यादा रहेगा, उनका ब्रेन वॉश करने में हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा या कुछ भी। तो यही सेम फैशन में शेयर होल्डर्स के साथ भी है, ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आते हैं तो मैनेजमेंट को थोड़ा सा ये रहता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहेगा, तो अपने हाथ में रिटेन करने के लिए कंट्रोल को, वो अपनी अर्निंग्स को भी रिटेन कर लेते हैं, कि हम जितना पैसा खुद अपने पैसे को ही लगाएंगे आगे बिजनेस में, और नए शेयर होल्डर्स को बिजनेस में ना लाके पैसा लगाएंगे, तो वो हमारे लिए बेटर है। एक तो कंट्रोल थोड़ा सा हमारे पास रहेगा अपना, ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे, उनका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, उनको कंट्रोल करने में भी ईजी रहेगा, और हमारा एक फ़ायदा ये भी है कि हम उस कैपिटल पर जो हमें देना है, व्हाट डू वी से, डिविडेंड अदरवाइज भी, या कॉस्ट भी तो कुछ आती है, अगर हम दूसरे किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ सोर्स या सोर्स ऑफ कैपिटल से भी जाते हैं, डिबेंचर से या कहीं से, तो उस पर भी हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट देना ही पड़ेगा। तो अगर हम रिटेन अर्निंग्स यूज़ करें तो उसके 2-3 फायदे ये भी हैं। थोड़ा सा मार्केट वैल्यू पे ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है डिविडेंड ना देने का, लेकिन कुछ हद तक हमें ये भी देखना है कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा बेनिफिशियल चीज़ है। क्या हम उस पर्टिकुलर 1 ईयर में, 2 ईयर में मार्केट वैल्यू जो शेयर की है या हमारी वैल्यू जो फर्म की है उसको रिस्क पर ले सकते हैं, इन सब बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, कि हम नहीं चाहते हैं इस सिचुएशन में कि अपने कंट्रोल दूसरे लोगों को दें, ज़्यादा शेयर होल्डर्स बिजनेस में लेकर आए। सो इन अ नटशेल द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज completely free to frame the required dividend policy and there are no obligations to adhere to that. So the company needs to judicially weigh all the above mentioned factors and formulate a balanced dividend policy. हर कंपनी ये सारे फैक्टर्स जो हमने अब तक पढ़े हैं, हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, आई थिंक 10-15 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, ये सारे डिटर्मिनेंट्स, इन सबको माइंड में रखते हुए अपनी डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करें और कोशिश करें कि डिविडेंड पॉलिसी मोर और लेस बैलेंस्ड हो, ना कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो और ना ही बहुत ज़्यादा
शेयर होल्डर्स का भी नुकसान हो, बैलेंस दोनों का के लिए फायदा हो, इस तरीके की बैलेंस डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करें आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स. Our dividend policy can also be revised in the wake of the changes in any of the factors. हम ये टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं. Give me 2 minutes, 1 minute में भी टाइम तो कम ही बचा, मैं आपकी अटेंडेंस क्लियर कर लेती हूँ. आज स्ट्रेंथ काफ़ी कम है बच्चों की, मे बी बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स. आई थिंक 15 ही लोग आज हैं. सो दीज वर ऑल जो हमने डिविडेंड्स पढ़ लिए हैं डिविडेंड पॉलिसी के, ये कंप्लीट हो चुका है. सिर्फ अब एक टॉपिक हमारा बचा है, मॉडल्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. 3 मॉडल्स उसमें हमारे वॉल्टर है और एक वो MNM करके, जिसने पहले भी हम पॉलिसी जो उसकी एक पढ़ चुके हैं, मॉडल पढ़ चुके हैं हम. उन्होंने डिविडेंड का भी एक मॉडल दिया है, वो भी हम पढ़ लेंगे. और 3 देयर आर जस्ट 3 दीज थिंग्स मॉडल जो हम पढ़ेंगे तो हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. And these were all the determinants. Just to show you this, suppose ये कंपनी है, विप्रो कंपनी है, उसकी डिविडेंड पॉलिसी हमने किसी रिस्पेक्टिव ईयर का हमने ले लिया है, जस्ट टू शो कि क्या डिविडेंड पॉलिसी होती है, किस तरह से कंपनीज करती हैं. सो विप्रो इज अ कंपनी विच इज कॉल्ड वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड, और मोर frequently we also call it Wipro in short form. तो वो एक IT कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर्ड है बैंगलोर में, इनका हेड ऑफिस है. और डिविडेंड पॉलिसी विप्रो की इस तरीके की, द कंपनी हैज अ गुड डिविडेंड ट्रैक रिपोर्ट. इनकी जो डिविडेंड जो पे करते हैं वो हमेशा ऑन लाइक इट इज ऑन गुड ट्रैक. रेगुलर इनकम से अपना पार्ट से जो है डिविडेंड ये रेगुलरली पे करते हैं. हर ये आई थिंक 2 या 3 इयर्स बैक का डेटा है, तो उससे पिछले 5 सालों का डेटा ये कि उन्होंने हमेशा हर साल डिक्लेयर करा है. हर 15 साल के अंदर ये अपना डिविडेंड को इस तरह से और तो बेटर तरीके से पे कर पाएंगे, रिवाइज करते हैं. दीज ऑल द थिंग्स which is not necessarily important for us to give the example of a particular company's dividend policy, क्योंकि इनका अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी होता है. बट एज एन एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सब पॉइंट्स, ये आपको जो शो करने के लिए मैंने इसमें स्लाइड में डाल दिया है कि विप्रो में अपना क्या पॉलिसी रखा हुआ है एज फार एज डिविडेंड पॉलिसी इज कंसर्न.